हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। और आज हमारा इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक है, डेट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के समय पर कैसा था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। आज इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की जब हमारा देश आजाद हुआ था, मींस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नंबर 1 इज लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हमारा प्रोडक्शन भी कम था, हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम थी लैंड की। तो यहाँ पे अलग अलग टर्म्स यूज हुए हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। दोनों में अंतर क्या है? प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों? प्रोडक्शन मींस टोटल आउटपुट, टोटल गुड्स आपने कितना प्रोड्यूस किया, मींस आपके जितने भी जमीन है उस सब से कितना आउटपुट हमें मिला है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर। हमें पता है ना बेटा, हेक्टेयर ऑफ लैंड। हमें पता है कि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी हम लैंड की ही बात करेंगे। आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, लैंड को एक यूनिट में नापा जाता है, डेट इज कॉल्ड हेक्टेयर। तो एक हेक्टेयर में कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ, इट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। लेकिन ऑल ओवर आपकी जितनी भी जमीन है, ऑल ओवर जितनी भी आपकी एरिया है, उससे कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो जब हम इंडिया की एग्रीकल्चर की बात कर रहे होते हैं तो इंडिया की हर एग्रीकल्चर लैंड की उस समय प्रोडक्टिविटी भी कम थी, मींस पर हेक्टेयर ऑफ लैंड आउटपुट भी बहुत कम था। एंड जब ये कम होगा तो प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि प्रोडक्शन इज द सम टोटल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं और प्रोडक्शन हम लोग ओवरऑल देखते हैं। तो प्रोडक्शन इज द सम टोटल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो बेटा जब इंडिया आजाद हुई थी, मींस एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उस समय हमारा प्रोडक्शन भी कम था, हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम थी। तो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। बहुत भारी शब्द है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी किसे कहते हैं? वल्नरेबिलिटी मींस डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। बेटा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब देश आजाद हुआ था उस समय हम लोग रेनफॉल पर हाईली डिपेंडेंट थे। मींस अगर बारिश अच्छी हुई तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, बारिश खराब हुई मींस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं हुई फार्मर्स के या फील्ड के या क्रॉप के, तो वो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी। मींस एट दैट टाइम वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। दिस इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी। बेटा हमारा जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसका केवल 17% जो था वो परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन के अंडर में था, 1717। लेकिन बाकी का 83% राम भरोसे था। बारिश अच्छी हुई तो प्रोडक्शन अच्छा, बारिश खराब प्रोडक्शन खराब, है ना। तो अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उस समय हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बहुत मुरीद थे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग करेंगे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है फार्मिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन। खुद को के कंजम्पशन के लिए फार्मिंग करना। फार्मर्स फील्ड में उतना ही क्रॉप ग्रो करते थे जितना वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। उनका कोई आइडिया ऐसा नहीं था कि वो गुड्स को मार्केट में बेचेंगे, वहां से प्रॉफिट अर्न करेंगे या फायदा लेंगे, ऐसा नहीं था। हम लोग हाईली जो थे डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पर फॉर सब्सिस्टेंस। हम उन्हीं क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना चाहते थे, वही क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे जो हमारे लिए, हमारी लिविंग के लिए रिक्वायरमेंट होता था। हम उस समय प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते थे, हमारा कॉमर्शियल आउटलुक उस समय जीरो था। हम लोग
ये नहीं सोचते थे कि इस क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो इसे मार्केट में बेचेंगे तो ये हाई रेट पे बिक जाएगा, हमारी अर्निंग होगी। हम पहले उस क्रॉप का प्रोडक्शन करना चाहते थे जो हमारी फैमिली की नीड्स को पूरा करे, और उसके बाद अगर कुछ उसमें से बच जाता था तो उसको हम डेफिनेटली मार्केट में बेच दिया करते थे। तो ये सोच भी हमारी जो थी हमें पीछे ले गई एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर का जो है जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट उस समय बहुत कम हो पाया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग पर निर्भर रहना भी हमारे एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस को शो करता है। मीन्स इसे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उस समय हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बैकवर्ड पोजीशन में था। फोर्थ पॉइंट, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। स्मॉल का तो मतलब समझ ही गए होंगे आप, छोटे छोटे फील्ड्स। एंड फ्रैगमेंटेड का मतलब होता है फ्रैगमेंटेड का मतलब होता है आपका वन पीस हेयर एंड वन पीस देयर, जिसमें एक पीस लैंड का यहां एक वहां। मीन्स अगर एक पीस का आपका लैंड का यहां है तो दूसरा उससे 2 किलोमीटर दूर, और तीसरा जो है वो दूसरे से 5 किलोमीटर दूर। तो इस तरह की जो फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स थी, तो क्या होता था, जो फार्मर था वो उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। कोई बड़े लार्ज फार्म नहीं हुआ करते थे, कंसोलिडेटेड फार्म्स नहीं हुआ करते जहां बहुत बड़े बड़े खेत हो, नहीं, लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे, वो भी अलग अलग एरियाज में। तो उन पर ध्यान नहीं रख पाते थे। और दूसरी बात, जब हम ऐसे फील्ड्स में जब प्रोडक्शन करते हैं तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हमें अलग अलग मशीन्स रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग प्लेसेस पे, है ना। सीड्स और जो क्या कहते हैं उसको, जो भी उसमें डलता है, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी थी, बहुत ह्यूज रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। लेकिन स्मॉल लैंड होल्डिंग की वजह से उसमें प्रोडक्शन बहुत कम हुआ करता था, है ना। तो स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग भी एक कारण थी हमारे एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की, और बैकवर्डनेस हमारे एग्रीकल्चर का कैरेक्टरिस्टिक था उस समय, है ना। आगे देखते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ब्रिटिश राज के अंदर लैंड रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने बहुत जबरदस्त बना रखा था। उन्होंने क्या किया था, एक एरिया के लिए एक जमींदार अपॉइंट कर दिया था, और जमींदार को उस फील्ड का परमानेंट ओनर बना दिया था। परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल कहा जाता था जमींदार को। और जमींदार काम क्या करता था, फार्मर्स से टैक्स लेता था, ब्रिटिशर्स को टैक्स देता था। तो जमींदार जो था वो एज ए मीडिएटर काम करता था गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में। ये गवर्नमेंट, ये रहे फार्मर्स, और ये रहा जमींदार। लेकिन अंतर क्या था, जो जमींदार गवर्नमेंट को टैक्स देता था वो फिक्स हुआ करता था कि भाई हर साल मुझसे इतना ले लेना। लेकिन जो जमींदार फार्मर से लिया करता था, डेट वॉज नॉट फिक्स्ड। उसका जब जितना मन हुआ उतना ले लिया। उसने देखा कि अरे भाई इसके खेत में फसल अच्छी हुई है, चल तू ज्यादा टैक्स देगा। लेकिन उसके बदले में जमींदार जो गवर्नमेंट को दिया करता था वो फिक्स हुआ करता था, और गवर्नमेंट को भी जमींदार के इस टैक्सेशन से कोई ऐतराज नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट आकर के फार्मर से वसूल नहीं सकती। आपको पता है ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पर रूल किया ना तो इंडियंस की हेल्प से ही किया, और वो इंडियंस यही लोग थे, एक उनमें से एक जमींदार जो फार्मर से टैक्स लेते थे। और इसमें क्या करते थे, वो बीच का बेनिफिट जरूर देखते थे। अगर उन्हें पता है गवर्नमेंट को इस आदमी से 100 रुपए देने हैं मुझे, तो क्या करते थे, उससे पहले ही 200, 300, 250, 150 जितना हड़प पाया उतना हड़प लिया। और वो अपना बीच में बेनिफिट जरूर देखते थे, क्योंकि बिना बीच के बेनिफिट के कोई भी व्यक्ति ये काम नहीं करेगा। ये पॉइंट था। इस वजह से क्या हुआ, अच्छा इसके इफेक्ट क्या रहे होंगे? इफेक्ट ये रहे होंगे कि जो गरीब था वो और गरीब होता चला गया। मींस फार्मर जो थे वो एग्रीकल्चरल लैंड में कोई इनपुट नहीं दे पाए। भाई जब उनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा जमींदार ले जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो अपनी बची हुई जो लिविंग हुआ करती थी, बचा हुआ जो प्रोडक्शन हुआ करता था, उसको वो अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते थे। उसके अदरवाइज वो कोई बड़ी मशीन तो नहीं लगा सकते थे ना, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं बचता था। इससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो धीमे धीमे उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो लूज होती चली गई, फर्टिलिटी कमजोर होती चली गई। क्यों? अगर उसमें फर्टिलाइजर या खाद वगैरह सही टाइम पर नहीं डाल पाओगे, है ना, ड्यू टू
क्योंकि हाई टैक्स ले लिया जाता था जमींदार के द्वारा पहले ही, है ना। तो उसकी जो फर्टिलिटी थी वो धीमे धीमे रिड्यूस होती चली गई, और यही कारण था जो हमारे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही उस समय लो हुआ करती थी। लास्ट पॉइंट, फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को अपना रॉ मटेरियल का सोर्स बना लिया। जो ब्रिटेन में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में उस समय ब्रिटेन सबसे नंबर 1 पे था। तो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री थी उनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से जाता था? जो मेन सोर्स था वो था इंडियन एग्रीकल्चर। और उस समय बेटा हम लोग हायर एक्सपोर्टर थे वर्ल्ड में, लेकिन किस चीज के? रॉ मटेरियल के। और ये किसी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है कि आप एक्सपोर्टर तो हैं रॉ मटेरियल के। इट मीन्स आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है जो उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सके, आप इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हैं। तो बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ब्रिटिशर्स ने यूज किया फॉर देयर ओन पर्पस। उन्होंने इंडिगो लगवाए, क्यों? उसकी रिक्वायरमेंट ब्रिटेन में उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हुआ करती थी, है ना। तो यही सारे कारण रहे जो हमारा एग्रीकल्चर इतना बैकवर्ड रहा। मेरे हिसाब से आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे इसके अगले टॉपिक को लेकर के। और बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।